नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के तरफ से मैं वैद्य नवीन जोशी देहरादून से आयुष दर्पण की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैद्य संदीप जी, कात्यायन जी, देवी हरिहर, वैद्य शशि तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाषा में के द्वारा कंट्रीब्यूशन जी दिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, डिस्कस कर सकते हैं। हरिहर जी, कोई केस अगर आपका हो, हरि जी, राम कुमार जी को बताना हो तो आप यहाँ पे अपने केसेस डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले के सत्र में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और आप लोगों को इस तरह से काफी जानकारी मिल गई। छोटा सा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग बाहर लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ हर तीसरा रोगी जो है वो आजकल उसकी लेके आ रहा है। और इसमें डेंगू का यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ बहुत डेंगू के बहुत चल रहे हैं। ऐसे में हमारे पास सवाल होता है कि हम क्या चिकित्सा दें। हमारी ओपीडी में मरीज आते हैं, तो इसमें इमरजेंसी में कई बार हम लोग मैनेज करने के लिए सोचते हैं कि क्या दिया जाए। ऐसे में मैंने अभी हमारे यहाँ कषाय है, का प्रयोग हम लोग करते हैं। काढ़ा एक बना बनाया आता है, मैं थोड़ा सा उसका इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ, आप प्रयोग करके। कषाय हालांकि आया था कोविड के समय में। ये अभी ज्वर के जो अभी रोगी आ रहे हैं जिनमें डेंगू के समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी इसको बना के देखिएगा। और हमारे वैद्य रंजन तिवारी जी हैं, वो से लोग मांग मांग के ये काढ़ा लेके आते हैं। इसका योग है छोटी कटेरी की सौंठ, उसकर मूल और चिराय का, ये सब सम मात्रा में ले लें। लगभग लगभग एक तोला 10 से 12 ग्राम की मात्रा में तो यकबूट कर लें सबको। और फिर इसको जो है कि आप लगभग लगभग आप समझ लीजिए 16 गुना जल में आप इसको पका दें। ध्यान से इस रहने पर छान लीजिए और आपने रोगी को बताइए। एकदम ज्वर नाशक कषाय के रूप में काम करता है। बहुत कड़वा होता है, थोड़ा सा रोगी को लेने में दिक्कत होती है बहुत, कि आपको लेने में बड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। तो अगर आपका पेशेंट स्वाद के हिसाब से इसको ले नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा आप शहद इसमें मिला दें। ये विषमत ज्वर या कोई भी ज्वर जिसमें कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, उसमें बहुत फायदा देता है। और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे ज्वर, अभी बुखार टूटता नहीं है, एकदम से बुखार टूट जाता है।
पुनरावर्तक ज्वर में तो काफी लाभ देता है, जो बार बार रिपीटेडली कर आता है उसमें बहुत फायदा होता है। लेकिन एक चीज है इसके साथ में, उसके बाद मंदाग्नि हो जाती है, उनको भूख कम लगती है। तो मतलब आपने कभी हफ्ते एक सप्ताह तक एक काढ़ा पिलाया तो उसको थोड़ा सा भूख कम हो जाती है, खाने में उसको रुचि कम हो जाती है। थोड़ा सा इसकी मात्रा कम रखें आप, रोगी के बल और अबल का परीक्षण करें। साथ साथ में आप उनमें से साथ में नाड़ीवास्तक चूर्ण इस प्रकार की किसी अग्नि पुंगी बटी इस प्रकार का जो है अग्नि के लिए आप योग का आप सेवन करा सकते हैं। ये हमारे यहाँ अस्पतालों में खूब ये बात आया हुआ है, और मैं आया था, आज हम इसको दे रहे हैं और काफी अच्छे दे रहे हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना, हमारे हॉस्पिटल में लगातार फीवर लेके ये लोग आ रहे हैं, डेंगू के पेशेंट बहुत ज्यादा है इस समय, लोग अपना प्लेटलेट करा के आते हैं। मैं आपके इस क्लिनिकल आयुर्वेद संवाददाता के माध्यम से जो लोग यूट्यूब देखते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे जाकर के प्लेटलेट टेस्ट ना कराएं। हम लोग बकरी के दूध के पीछे भाग रहे हैं, ये भी ना करें। लोग बकरी का दूध ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य रूप से फ्लूइड की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर होनी चाहिए, immunity आपकी अच्छी होनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है 2 से 3 दिन। यदि कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे मॉर्बिडिटी ना हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मॉर्बिडिटी के केसेस यहाँ पर तकलीफ है। यहाँ पे कुछ इसके वार्निंग साइंस भी दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इन साइंस को आने पर आप निश्चित रूप से नजदीक तक, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, उससे परामर्श लें, तो चिकित्सा करने से बचें। बहुत सारे लोग, बार बार मैं कहता हूँ, हमारे इन सेशंस को देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और फिर से सब खुद ही से करने लग जाते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, ये जो सेशन है हमारा, ये वैद्यों के बीच हो रही चर्चा है। इसी प्रकार से आप किसी भी औषधि का सेवन यदि आप बिना चिकित्सक के परामर्श के लेंगे तो उसके दुष्प्रभाव होंगे। तो अपने आप को दुष्प्रभाव से बचाएं। अपने आसपास जो वैद्य है, या आस के आपके आसपास जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, वहां जाके दिखाएं, ना कि खुद पे इलाज करें। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि यहाँ से अब आपका सब भाषा चलना चाहिए। तो तिवारी जी, मैडम अनिता जी, अवजोत कौर मैडम जी, गीता जी, सब लोग आ चुके हैं। कात्यायन जी, चलिए आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को इसको होस्ट बना देता हूँ। आप लोग जो है इस प्रकार से अपनी चर्चा के सत्र को आगे बढ़ाएं और अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करें। तिवारी जी, आपको होस्ट बना देता हूँ मैं। तो मैडम आपको होस्ट है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? शायद जी अरविंद हाँ। पाठक जी अभी पधारे नहीं है, मुझे लग रहा है शायद व्यस्त होंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो भाषा का संचालन करिए। तिवारी जी, आप होस्ट हैं। ये आवाज आ रही है आपको, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बताइए, कर पा रहे हैं आप? जी सर, आ जी रही सर, है गुड आवाज इवनिंग अब। सर, प्रणाम सर। यस सर। ठीक है, चलाइए आप अपनी भाषा को चलाइए। जब तक वैद्य राज अरविंद पाठक जी आना पधारे तब तक चलाते रहिए। ठीक। जी सर। सुनील गिल जी, आपने अपने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? नमस्ते सर। नहीं, अभी ज्वाइन किया था। अच्छा, किसी को कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, कुछ बताना, प्लीज बताएं। अनुरिता मैम नमस्ते। गुड इवनिंग जी, अनुरिता गुड मैम इवनिंग नमस्ते। एवरीबॉडी। अनुरिता मैम जी, अपना कुछ बताएं मैम प्लीज। एनाटॉमी का जब कराते हैं तो प्लीज। एनाटॉमी का पूछेंगे तो बहुत लंबा चलता है वो, लेकिन अभी आज एक इसमें मैंने मेरे एफबी पे भी डाला है। एक बहुत अच्छे चिकित्सक है यहाँ पे मुंबई में, आउट ऑफ इंडिया भी उनका प्रैक्टिस है। फ्रेशर है बहुत, लेकिन उन्होंने किस तरीके से वो क्षिप्र मर्म या पेन के लिए या कहीं पे भी हुआ तो एक्यूप्रेशर, और उन्होंने आयुर्वेद के मर्म चिकित्सा को ये करके बता रहे थे। लेकिन उन्होंने जब टॉपिक्स, वो सारे मेरे एफबी पे है, चाहिए तो मैं इधर भी वीडियो शेयर कर दूंगी। उन्होंने ये बताया कि जो WHO का ये है
लेटेस्ट वाला जो रिसर्च है उस इसमें सबसे ज्यादा जो मौतें होती है, तो जैसे डायबिटिक एंड कॉम्प्लिकेशन, जो कोरोनरी आर्ट डिसीज, लंग्स डिसीज है, उसमें थर्ड मोस्ट रीजन फॉर फेटल जो जिसे बोलते हैं कि एंडिंग ऑफ द पेशेंट, वो है एलोपैथिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट। मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उनके पूरे वर्डिंग्स को पूरी तरह से किया। कम से कम 55 कंट्रीज में उनका प्रैक्टिस है। ARD बोलते हैं वो, जिसे बोलते हैं अब्यूज ऑफ ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से पेशेंट की जो मौतें होती है। और हाल ही में पर्सनली अरविंद सर पाठक जी ने भी अपने पिताजी को देखा है किस तरीके से डिटोरेट हुए, एक अच्छा बाहर कोमा से बाहर आए हुए बंदा। आई लॉस्ट माई मॉम इनटू दिस विद द सेम सिचुएशन। सो ये सारी चीजों को करते हुए एवरीबडी हु इज ऑन टू दिस पैनल, जो सुन रहे हैं समाशा में है या जो, आपने बस इतना देखना चाहिए कि आयुर्वेद के बहुत अच्छा वक्त आ गया। आप सिर्फ थेरेपी भी जिसे बोलते हैं मैम, थेरेपी में हाँ भी जी अगर मैम, आप, आवाज आ रही, प्लीज बताएं प्लीज। हाँ, थेरेपी में या कर्मा में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप सिर्फ वेदन चिकित्सा का भी आप अपना स्पेशलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी आने वाला वक्त स्पेशलाइजेशन वाला है। मतलब इन शॉर्ट, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स में जो नवीन सर बताते हैं, नवीन सर के जो लाइव उनके कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह इनका, उसको देखते रहिए। सिर्फ कभी उनके सामने जाना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो तो काफी सारी चीजों का देते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आजू बाजू में लोग लगते हैं। द मोमेंट यू कम टू नो कि हाँ क्षिप्र मर्म का इस तरीके से वेदन है या फिर तलुहृदय का इस तरीके से वेदन है, या जहाँ पे भी सबसे वेदन, क्योंकि मैं आज मर्म के ऊपर जब काम कर रही हूँ तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान में देखिए कि सुश्रुत शारीर स्थान तीसरे में जो मर्म की परिभाषा बताई, वहीं पे बताया गया कि मर्माणी नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि संघात सन्निपाता। अभी यहाँ पे मांस धातु का इंपॉर्टेंस देखिए। मांस धातु के मृदुपाक और खरपाक से सीरा और जो निर्मित होती है स्नायु की, उसका सन्निपात बताया है। और फिर उसके बाद में जो कठिन पार्थिव रिच जो हमारे धातु है, जैसे हमारा अस्थि धातु और अस्थि के आश्रय में रहने वाला मज्जा, इन सारी जब तक संघात का एक साथ में सन्निपात ना हो, प्लस तीसरा कंडीशन उन्होंने बताया कि एक पहला कंडीशन तो ये संघात होना चाहिए, दूसरा कंडीशन बताया कि वहां पे विषम स्पंदनम चाहिए, और तीसरा उन्होंने ये बताया कि वहां पे प्राण अवस्थित होते हैं। अभी प्राण की परिभाषा आप चरक के हिसाब से देखिएगा, उन्होंने वायु को भी प्राण माना है, प्राण वायु को भी प्राण माना है। लेकिन सुश्रुत के हिसाब से जो प्राणायतन है या फिर प्राण जो बताया गया, वो 12 चीजों से इनका पूरी तरह से जहाँ पे अवस्थित होते हैं, उनमें हमारी पंच महाभूत आते हैं, उनमें हमारे त्रिदोष आते हैं, उनमें हमारा जो भूताग्नि के साथ में, और फिर भूतात्मा, ऐसे पकड़ के जो भी प्राण, इसकी वजह से वहां का स्वभाव था प्राण अधिष्ठित होने के कारण वो सद्य प्राणहर या वैकल्य कर या रुजाकर करवाते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा हमारी जो भी संप्राप्तियां, हमारे जो भी केसेस है, उन सारी चीजों को देखिए। हम मांस धातु के दुष्टिकर हेतु और आहारज और विहारज संप्राप्ति थोड़ा देखिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि मांस धातु पृथ्वी महाभूत प्रधान है। हम जितना जंक फूड, जितना बेकरी प्रोडक्ट, जितना प्रिजर्वेटिव रिच, और ये जाके आपके पार्थिव तत्वों को बहुत जल्दी खराब करता है। और जब जहां पे अति तीव्र रुजा या फिर अति तीव्र आघात होने के बाद में अगर मृत्यु जैसा कोई लक्षण निर्माण होता है या वैकल्यता आती है, उनको अगर मर्म बोला गया है, तो आप ये समझिए कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, आप छोटा सा 26 नंबर का नीडल जो भी हमारे नियर बाय मर्म का स्थान है या जो आपका पेनफुल पॉइंट है वहां के नियर बाय आप जैसे सीरावेद करते हो, तो वहां पे दुष्ट और अवरुद्ध रक्त धातु जो सीरा या स्नायुगत जो मांस को दुष्टि कर रहा है, वो बहुत इजीली उसका जब अंदर का पात प्रकोप चला जाता है तो पेन किल कम करता है, पेन किलिंग कर लेता है। बिकॉज आई हैव सीन कि जो स्टेरॉइड वगैरह लेने वाले पेशेंट हैं, उनको इतना आदत होता है कि स्टेरॉइड बंद करते उनकी बॉडी पूरी रिजिड हो जाती है। आप अर्थराइटिस वाले पेशेंट देखिए, आप संधिशूल वाले देखिए, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग दिया, अस्थमा वाले देखिए। इन शॉर्ट उनके ये स्टेरॉइड की वजह से उनकी बॉडी का जो भी चलन वलन है, तो वात व नाड़ियों के ऊपर उनका इतना ज्यादा असर कर जाता है। तो यू जस्ट नीड टू सॉर्ट इट आउट कि हमारा संप्राप्ति कहाँ से है, संप्राप्ति में पार्ट लेने वाले हमारे स्रोतस जो भी धातु है
वो कौन से इन्वॉल्व है। अगर आपको कहीं पे भी मांस धातु प्रधानतः दुष्ट नजर आ रहा है, या पृथ्वी तत्व से वहां का जो भी ऐसे समझिए स्रोतस या आशय है, तो आपको भी मालूम है कि अस्थि के संलग्न जो है सबसे करीब वाला धातु मांस धातु है। और मांस धातु की दृष्टि कर हेतु और इनके सारे चीज को निकालिए, वो सीरा और शैथिल्य या सीरा या स्नायु, इन इन संघात को तकलीफ देने में या वहां की संप्राप्ति को बढ़ाने में उनका रोल रहता ही है। इसकी वजह से जब भी आप पित्त का शमन या रक्त का प्रसादन या पित्त की शांति के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो इमीडिएटली आपकी मांस धातु, सीरा और स्नायु, इन 3 चीजों पे भी काम करती है, जिसकी वजह से वहां का पेन है, दाह है, या जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये सारी कम हो जाती। फिर वो आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, किडनी फेलियर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, या जब भी आपके सामने कोई सीरियस कंडीशन आती है या पेशेंट इमरजेंसी में कुछ आता है, सबसे पहले देखिए कि उसका नियर बाय मर्म कौन सा है, कौन सा स्थान संशय का एरिया है, वहां पे मर्म कौन सा नियर बाय। और अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, हाउ इजीली यू कैन रीच अप टिल द नियर बाय सीरा स्नायु or the particular area where that murmur is related, or that condition which is giving them a pain or serious these things। तो फिर वहां पे जितना, अगर सद्य प्राणर है तो हमारा रोल ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सद्य प्राणर एकदम एक झटके में कभी भी सद्य प्राणर मर्म के साथ में मृत्यु नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने स्लो जो किलर्स है, मतलब हमारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है, हमारे सीओपीडी है, या हमारे जो भी सर्कुलेटरी डिसीजेस है, तो ये सबसे मेन आपकी रक्त धात्वाग्नि और रक्ताशय, या हमारी जो धमनी अगेन मातृका और धमनी को मर्म में गिना ही है उन्होंने। तो जब वो इन्वॉल्व है तो 101% बाद में हार्ट अटैक के बाद में या फिर कोई पैथोलॉजी होती है तो उसके बाद में, तो इन सारी चीजों का अपनी संप्राप्ति में अवलोकन जरूर कीजिए। बिकॉज आज के उस लेक्चर में मैंने जो उनका पेन किलिंग वाला तरीका देखा, लिटरली चलते चलते खड़े खड़े उस व्यक्ति के पूरा जो भी पेनफुल कंडीशन है वहां पे प्रिक कर दिया, हो गया उसका पेन, और सामने पूरी पब्लिक को बोलने के लिए बोलते हैं। मुझे एकदम नवीन जोशी सर ही याद आ गए। ये बहुत यंगस्टर डॉक्टर है, बहुत सातपुते करके हैं यहाँ पे मुंबई में, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। लेकिन छोटे बच्चों को जो अपने फ्रेशर्स आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने इतने सारे वीडियोज और इतने सारे ग्लिम्सेस उनके इसके लिए, क्योंकि मैं जिस पे काम करती हूँ, द फाइट व्हाट आई एम गोइंग अगेंस्ट लास्ट 25 years अगेंस्ट एलोपैथी, अगेंस्ट एलोपैथिक सिस्टम, तो उन्होंने वो सारे चीज कहे हैं। और उनका एकदम सीधा इतने बड़े पैनल पे, आर्य पोद्दार इज एन बिगेस्ट एंड अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे आप कुछ भी पैनल पे खड़े होके नहीं बोल सकते हो। तो वहां पे उन्होंने बोला है कि किडनी फेलियर वाला पेशेंट, या किडनी स्टोन जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन वाला पेशेंट, या फिर इंसुलिन जो भी दी जाती है, इन सारी चीजों में रिवर्सल या रीजनरेशन ये एलोपैथी दे सकता है क्या, इट इज ओनली आयुर्वेद। तो उन्होंने आयुर्वेद प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी चीजें की। बहुत थोड़ा सा पोर्शन मराठी में, बाकी का हिंदी में, लेकिन बहुत सारी वीडियो से मोर देन 20-30 छोटी छोटी ग्लिम्सेस में, क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे से रिलेटेड है। तो मेरे एफबी पे है, जो भी कोई पर्सनली चाहता है तो मैं जरूर फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज यू रियली नीड टू प्रमोट। बहुत सही वक्त आया आयुर्वेद के लिए। अपनी जो भी केसेस है, अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो बढ़ाइए, उसके साथ में काउंसलिंग करें। हमारी आहार, उन्होंने एक इतना सुंदर उदाहरण दिया कि हमारी सिर्फ ऋतुचर्या और हमारी जो दिनचर्या है उसमें कवल और गंडूश, इस चीज पे उन्होंने इतने बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई। बोले आप अगर सिर्फ इस पे भी काम करते हो, मतलब जिह्वा निर्लेखन के साथ में उन्होंने लेखन कार्य कैसे करता है, बॉडी का लेखन कार्य, उसका भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो ये सारी चीजों फिर से नई एंगल से स्टडी करने हैं, हमारी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना, हमारी सिस्टम में इन्वॉल्व करना, और उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, विदाउट केमिकल, यू कैन हील द पेशेंट। बस लगे रहिए। सर इतने ब्यूटीफुल लेक्चर्स ले रहे, नवीन सर इतना अच्छा मन में बताते हैं, उसको अप्लाई करते जाइए और पीछे मत रहिए। जो प्रैक्टिस नहीं करे प्रैक्टिस शुरू कर दे, जो प्रैक्टिस कर रहे मिक्सोपैथी करे वो आयुर्वेद को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस करिए। और जो लोग फ्रेशर या सोच रहे, मैं तो बोलती हूँ उन्होंने जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है ना 5-10 साल से, वो अभी सुपर स्पेशलाइजेशन वाली प्रैक्टिस के बारे में सोचिए। यू शुड गो फॉरवर्ड 1 स्टेप। उन्होंने तो, मैं मेरे ना डिपार्टमेंट के कल फोटोज भेजूंगी, यू विल कम टू नो कि स्वस्थ रुत्त का ओपीडी या फिर जो जेरियाटिक का ओपीडी, इस तरीके से ओपीडीज के नाम वहां पे ओपीडी चलती है, 700-800 की ओपीडी चलती है। फिर हम अपनी प्रैक्टिस में क्यों नहीं स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये जरूर करिएगा, बिकॉज मैं तो टिल माई लास्ट ब्रीथ आई विल बी स्पीकिंग आयुर्वेद, आई विल बी गिविंग आयुर्वेद एंड आई विल बी टीचिंग आयुर्वेद। लेकिन यहाँ पे जो भी कोई है पैनल पे,
या जो भी आयुष दर्पण से जुड़े हैं, वो एक ये ले लीजिए, व्रत हाथ में ले लीजिए कि हमारे सिर्फ केसेस नहीं, हमारी प्रैक्टिस में, हमारी बोलचाल में, हमारी जो भी चीज है, क्योंकि आयुर्वेद के से मतलब नाउ आयुर्वेद विल बी द बेस्ट पैथी इन कमिंग 5 years, बिलीव मी। ओके, यस मैम, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है, और रियलिटी में आप सही बताए, जो आजकल खाने का हेतु है उसमें सबसे ज्यादा पार्थिव पदार्थ है, और जब पार्थिव पदार्थ है तो सही सोचो तो जो भी पार्थिव अंश अपने अंदर है वो सबसे ज्यादा खराब होगा। तो अगर ऐसा सोचो तो पार्थिव अंश आपका यूट्रस है, इसलिए आजकल बच्चों में मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों में क्या मतलब लेडीज में भी हो रहा है, पीसीओडी, दिस दैट, जो भी सारी चीजें हैं। और तो दुनिया भर की ग्रंथि, दुनिया भर के सिस्ट फॉर्मेशन हर ऑर्गन मैडम के ही उन्होंने मात्रा बस्ती को भी इतना प्रमोट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस में ना, मैं इंस्टेंट पंचकर्मा, तुरंत उपकर्मा या फिर तुरंत वेदन, इन सारी चीजों पे मैं गए 25 साल से काम करूँ, लेकिन उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके एक प्रेजेंट करके, एक बोलते हैं ना, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देना कि यस यू हैव टू डू इट, बिकॉज आइडियल पंचकर्मा के लिए हमारे पास में पेशेंट रेडी नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो सर करते हैं, या एक कॉम्बिनेशन जैसे मैं बना के क्या कर देती हूँ कि कषाय द्रव्यों का या फिर भरट जो भी है घर में दे देती हूँ, आप घर में जाके काढ़ा बनाइए, क्योंकि इतना ज्यादा सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल मार्केट के काढ़ों में मिलता है, उसकी वजह आप द्रव्यों को इकट्ठा करके वो वाले पैकेज बनाइए। आपके पास में वो 7 दिन 4 दिन बस्ती के लिए आ रहा है, तो आप ऐसा कुछ उसका योग बना दीजिए कि भाई उसको एक 500 ml या 1 लीटर आप उसको दे के उसको बोले कि रोज का बस्ती लेना है, भले वो 30 40 50 ml से ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी संप्राप्ति भंग जैसे होगी। तो जो लोग आयुर्वेद को नाम रखते हैं या बोलते कि नहीं नहीं आयुर्वेद बिल्कुल मत लीजिए, वो लोग कंपल्सरीली दे विल बी कंपेल्ड टू से कि यस यू हैव टू गो फॉर आयुर्वेद। ये वक्त तब आएगा जब हम में से हर कोई हर चीज में आयुर्वेद ढूंढेगा, हर चीज में आयुर्वेद प्रैक्टिस करेगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, वो बिंदास होकर स्पेशलाइजेशन की तरफ मुड़िए। दैट में बी कार्डियोलॉजी, दैट में बी मर्म चिकित्सा, दैट में बी पंचकर्मा, दैट में बी नॉन इन्वेजिव थेरेपी, कुछ भी करके बट प्रेजेंट योरसेल्फ। बोर्ड लगा दीजिए, देखिए बहुत जल्दी सिनेरियो चेंज होगा। यस मैम, एक्चुअली आयुर्वेद का टाइम तो चेंज हो ही गया, बात बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्योंकि आप कुछ भी देखो ना, सिंपली जब पेशेंट का, जैसे मैं आजकल हार्ट डिसीज वगैरह के बारे में पढ़ रही थी, मैंने कहा हार्ट वगैरह वाले काफी चीजें फंसती हैं, और मेरी सोसाइटी में एक डेथ हुई थी, तब उसके बाद मुझे ज्यादा वो लगा, बिकॉज उस बंदे को पिछले साल जब मैं यहाँ पर थी चंडीगढ़ में, तो डेली अपने ऑफिस से आते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं वॉक करते हुए देखती थी, और सुना था कि हाँ उसका बीपी ज्यादा रहता है, और ये मैडम है कि कभी शायद कभार पाठक सर आ गए, पाठक सर आ गए समाशा में। हाँ आगे देखिए। सोचते। हाँ जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, सर को मैं होस्ट बनाऊं पहले। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आप लोग बात करते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों का बात, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए नहीं आप सर, लोग। बस ऐसे ही कोई केस वगैरह नहीं था, इसके लिए बोल देती, और कुछ नहीं। आप शशि मैम आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए ना। जी सर, प्रणाम सर। एक्चुअली तो मैं वही कह रही थी कि सर मैंने आपके 2 लेक्चर देखे जो आयुष दर्पण पर थे, जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हार्ट डिसीज का था, तो मैंने 1-2 दिन देखा, मतलब 2-3 बार, एक लेक्चर को मैंने 2-3 बार सुना, और फिर अभी अनुभूति योग वाला था वो आज देखा, कल भी रात में देखा, मतलब मैं यूट्यूब पर ये सब देख रही थी, तो मेरा कहने का मतलब है एक एक बंदे को जो मैंने पिछले साल देखा था, कि जनरली ऑफिस से आते हुए मैं देखती थी और वॉक करते हुए हमेशा पाती थी, और अधिकतर सुबह भी आप देखो तो वॉक करता था, तो मुझे ये लगता था इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बंदे ने अपने फ्रेंड का कुछ हुआ, मतलब टेस्ट वोस्ट, तो उसने भी अपना कराया ईसीजी को, टीएमटी में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज वगैरह रही, स्टंट पड़ा है अक्टूबर में, और अक्टूबर में जब से स्टंट पड़ा था, मोस्ट वाली शायद अक्टूबर में मोस्ट वाली सर्जरी हुई थी, ऐसा कुछ टाइम था, उसके बाद से उसको लगातार प्रॉब्लम थी मैम, उसमें हुआ कि एक में इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, जो मुझे बाद में लोगों ने बताया, और जुलाई में डेथ हो गई, और अभी वो बंदा अगर जिंदा रहता तो इस साल नवंबर में वो 50 ईयर्स का होता। मेरा कहने का मतलब है कि स्टंट डाल भी देते हैं, सारी चीजें हो भी जाती हैं, और उसके बावजूद पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि पेशेंट को जो डाइजेशन के इशू आ रहे होते हैं और सारी चीजें उधर ध्यान नहीं दी जाती हैं, और इस सारी चीजों के बावजूद वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद में मत जाइए। तो वाकई में गुस्सा तो बहुत आती है, ऐसे मेरे से तो कोई कहे तो मैं पूछ लूं भाई क्यों नहीं जाएंगे, और किस वजह से नहीं जाएंगे, और क्या आप ऐसा स्पेशल कर देते हो जिसकी वजह से हम नहीं जाएंगे। तो ये बात तो है। तो इस वजह से मैं हार्ट डिसीज पर चाहती थी, क्योंकि मेरे को भी
जैसे सर ने पढ़ाया, सर का लेक्चर सुना तो बहुत अच्छा सा लगा। सर ने उसमें सीधी सी बात करी है कि भाई वैसे भी हृदय जो है और आमाशय आसपास हैं, तो जिन लोग को भी प्रॉब्लम रहती है उनको, मेजोरिटी को, हर किसी को डाइजेशन के कुछ न कुछ इश्यू रहते हैं, और बहुत सारे लोग को रहता है कि भाई एसिडिटी होती रहती है और एसिडिटी को इग्नोर करते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, अभी कल जो पेशेंट सर मैं रात के 9:30 बजे देख रही थी, तो उस वक्त तो उस पेशेंट ने मेरे को यही कहा कि हाँ मेरे दोनों मतलब 4 आर्म में पेन है, और मतलब एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहता। वो पेशेंट तो चला गया। पता नहीं क्यों बाद में मुझे इंट्यूजन हुआ कि मैं इसको बुलाती हूँ, मुझे हार्ट का इशू लग रहा था उसका। मैंने कहा इसका टेस्ट वेस्ट मैं कराती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी हड़बड़ी में थी, तो मैंने नब्ज वगैरह नहीं देखी थी। पर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो या उसका चेहरा था, वो मुझे नहीं बता रहा था कि नहीं सिंपल पेन नहीं है, कुछ अलग सी चीजें हैं। तो आयुर्वेद में वाकई ये चीज बहुत अच्छी है। मतलब आयुर्वेद की डायग्नोसिस अगर हम लोग अच्छे से बना पाते हैं, और पेशेंट का चेहरा जो पढ़ना होता है, जिसको कहते हैं कि दर्शन परीक्षा अगर सही कर लेते हो, कई बार दर्शन परीक्षा से भी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। तो आयुर्वेद तो है ही ग्रेट, समंदर भी है, ये भी बात है। और आयुष दर्पण की वजह से और सर की वजह से, मतलब मैं आज दिमाग में सोच रही थी, तो एक लाइन बोलूंगी सर। जैसे मैंने नेचुरोपैथी सिर्फ इसलिए सीखी थी कि वहां पर होता था एवरी डिसीज इज क्योरेबल नॉट डिसीज्ड। तो आज मुझे आयुर्वेद में भी ये चीज लगता है कि यस, एवरी डिसीज इज क्योरेबल नॉट डिसीज्ड। तो वो मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू एडीएफ जी सर। ठीक है। अब बाकी लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, कुछ आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। हरिहर सर, आज सर मैंने आपका दवाई भेज दिया, शीरबला तेल, स्वर्ण युक्त मानस मित्र वटिका भेजा। हरिहर सर आप सुन रहे हैं? शायद सर नहीं सुन रहे हैं, आएंगे तो बात करते हैं। ठीक है। डॉक्टर कृष्णा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पांडा जी, अजय कात्यायन जी, आपके बच्चे कैसे हैं? आजकल अजय जी का आवाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजय जी कुछ बोलिए प्लीज। ये शशि मैम, ये लोग चुप क्यों रह रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं? पता नहीं सर, मैंने आस्क टू अनम्यूट भी तो ऑप्शन दे दिया इनको, हरिहर सर को भी और कात्यायन सर को भी। हाँ, कृष्णा जी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सर। अच्छा, आप मैडम हाँ है? जी, अच्छा, नमस्कार आपका सर। नाम आपका नाम कृष्णा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। सर। रेवाड़ी से हूँ सर मैं। अच्छा। सर मैं आयुष दर्पण तो 1 साल से 2 साल से शायद मैं सुन रही हूँ लगातार। पिछले साल तो मैं ज्वाइन थी इसमें, और किन्हीं कारणों की वजह से मैं बीच में ज्वाइन नहीं कर पाई, और अब मैं लगातार देख रही हूँ सर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी सुनती हूँ आपका। इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस लगता में थोड़ा सहायता मिला, प्रैक्टिस बढ़ाने में, है। हाँ जी, केस हाँ समझने जी, में? हाँ हाँ। सर मैं बताऊं आपको, एक मेरे पास गुड़िया आई थी 22 इयर्स की, और वो प्राइमरी एमिनोरिया की पेशेंट थी। उसको अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए थे मेंसेस। तो जी। मैंने जैसे वो मेरे पास आई तो मैंने उसको स्टार्टिंग में तो जैसे दीपक पाचन वगैरह दिया मैंने, आजमोदा, बिचूरन, त्रिकटु, शुंठी और त्रिफला, ये 1 डोज बना के दी। फिर बाद में जैसे 1 हफ्ता के लिए ये दी, एक सप्ताह के लिए। बाद में मैंने अश्वगंधा, शतावरी, बला, गोक्षुर, गिलोय, इनका शीर पाक दिया सर उनको। वरुणादि कवाद दिया, और त्रिफला गुगुल और गोक्षुरादि गुगुल और केशोर गुगुल, ये मैंने उनको टैबलेट दी। और 10 मोलारिस्ट पानी से, जैसे इक्वल पानी से वो दिया। फिर बाद में जैसे धीरे धीरे ये चलती रही सर, 3-4 महीने तक वो ट्रीटमेंट चला उनका। फिर ताप्यादि लो, महाकल्याण घृत, फल घृत भी बीच में दिया, फिर स्वर्ण बसंत मालती दिया, जैसे आप बताते हो सर उसी हिसाब से। तो उसको पीरियड्स आने शुरू हुए सर, जैसे मेरे पास उसने फरवरी में मेडिसिन ली थी, तो मार्च में उसको 1 दिन के लिए स्पॉटिंग हुई। फिर उसके बाद अप्रैल में भी 1 दिन के लिए स्पॉटिंग, 2 दिन के लिए स्पॉटिंग हुई। फिर मई में उसको 1 दिन के लिए स्पॉटिंग हुई, स्पॉटिंग हल्का सा बिल्कुल, 1 और 2 दिन के लिए। तो सर वो स्पॉटिंग बहुत कम है, और उसकी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसकी ईटी 4 पॉइंट कुछ थी। बाद में मैंने जैसे 1 डेढ़ महीने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी 5 समथिंग आ गई थी।
तो अब भी सर वो मतलब खुल के नहीं हो रहा उसका, जैसे स्पॉटिंग होती है 1 दिन 2 दिन। आप क्या वो करिए, क्या देना एक चाहिए सर दो मेरे तीन को? चीज हाँ 2-3 चीज ऐड करिए आप। एक तो आप हाँ जी। उनका देखिएगा रस धातु और रक्त धातु का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, स्त्रोतो अवरोध हाँ है, जी। आम बहुत ज्यादा है, तो आपको एक तो हाँ दीपन जी। पाचन करना पड़ेगा और रस हाँ जी। पाचन, या तो आप आरोग्यवर्धनी वटी दे दीजिए, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो आम पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी वटी सार्किट विभाजन अच्छा करता है। दूसरा रस पाचक में पटोल इंद्र कुटकी। बाकी मेरा धातु पाचक का लेक्चर तो नहीं है। या चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 200 नंबर का श्लोक हाँ जी। दीजिए। ज्वर चिकित्सा, ज्वर चिकित्सा में 200 नंबर का श्लोक, तो उसमें पटोल इंद्र कुटकी जो भी रस पाचक के द्रव्य हैं वो दीजिए। और ना एक ग्रंथिरज फॉर्मूला है, ग्रंथिरज फॉर्मूला में पाठा इंद्र और त्रिकटु, इसका काढ़ा दीजिए, तो उससे ईटी लेवल अच्छा होगा और मेंसेस खुल के आएगा। ओके सर। आप लिख रही है, लिखिए हाँ जी। ताप्यादि लौह और नवायस लौह भी देना है, रक्त का हमें प्रसाधन करना है। ताप्यादि लौह, हाँ नवायस लौह। हाँ जी, ठीक है सर। फलघृत देना है हमें, फलघृत, रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्यवर्धनी वटी। ठीक है सर। हाँ, और उनका यूट्रस ठीक है क्या, सब ग्रोथ अंदर से? यूट्रस नॉर्मल है सर, बस उसमें जो एंडोमेट्रियम थिकनेस थी वो कम थी। हाँ, तो एंडोमेट्रियम के लिए तो है ना ये पाठा इंद्र त्रिकटु। ठीक है और सर। पुष्प धनवा रस भी बहुत अच्छा काम करता है, अगर ग्रोथ नहीं होता है ना यूट्रस में, पुष्प धनवा रस 2-2 गोली सुबह शाम, इतना देंगी ना, एक नेक्स्ट मंथ में ही मेंसेस शुरू हो जाएगा। ओके सर। उनको आ रहा है, आपने कहा स्पॉटिंग हो गया, आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, इसका मतलब हाँ रस जी। अच्छा नहीं मिल रहा है, रस रक्त, तो इसलिए जितना आप मेरा दवाई है ना, पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, आरोग्य वटी, पुष्पधन, फलघृत, और ये ग्रंथिरस फॉर्मूला, पाठ केंद्र त्रिकटु, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और मेंसेस खुल के आएगा। आप हेतु सर ये निकालेंगी ना? जैसे, हाँ जी, हाँ, आप हेतु हेतु क्या होता निकालेंगे था तो सर, जैसे वो बोलिए बोलिए। हाँ जी, वो जैसे ना अ, ये काफी खाती थी वो, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह, और रुक्ष हाँ भोजन करती थी, जैसे स्प्राउट्स वगैरह खाती हाँ, थी, इसी से और रसवंत स्रोत की दृष्टि फास्टिंग है रखती मैम। थी। हाँ जी। हाँ, सारा जो अध्यशन फास्टिंग। है, नशन है, लंघन है, और फिर इससे रसवंत स्रोत की दृष्टि है, जब तक रसवंत स्रोत खुलेगा नहीं। ऐसा सोचिए कि नाली में कचरा जमा है, जब तक कचरा साफ नहीं किया जाएगा, रस धातु जाएगा कैसे यूट्रस तक? तो इसलिए रस पाचक जरूर देना है आपको, रस पाचक, रक्त पाचक। जो थैंक यू सर। यूट्रस को रस धातु जाना चाहिए ना, रस धातु जा ही नहीं रहा है, रक्त धातु जा ही नहीं रहा है, वो कम जा रहा है, इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो नहीं रहा नेचुरल। इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्यवर्धनी वटी, पुष्प धनवा रस, और कुछ लौ कल्प दे रहे हैं, ताप्या दिलो, नवायस लौ, जिससे एचबी लेवल और अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए, और रक्त का प्रसादन हो, और फलघृत से स्नेहन हो, वायु का शमन हो। और जो उनको डाइट चार्ट पूरा दे दीजिए कि बाहर का नहीं खाना है, भूख लगने पे खाना है, रात को मोबाइल नहीं चलाना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, रनिंग करना है, ऐसे सब बता दीजिए। और खाने में एचबी बढ़ाने वाली दवाइयां, जैसे अनार का सेवन ज्यादा करना है, फिर उसके बाद में अनार का सेवन, और जो बीज वाले चीज है ना, जीरा, अजवाइन, मंगरेला, बीज वाले सौंफ, इसका सेवन ज्यादा करना है। ओके। बीज वाले चीज अगर ज्यादा देते हैं ना, तो उससे अंदर जो ग्रेफिन फॉलिकल वगैरह जो रहता है ओवरीज पे, उस पे काम होता है, तो वो जल्दी जल्दी अच्छा से हो जाएगा सब। ठीक है, आप इतना हाँ जी, करिए। थैंक हाँ, यू सर। इनके केस में किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। अनुरिता मैम, नवजोत कौर मैम, कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं एक कॉलेज में ना ये था, एसोसिएट प्रोफेसर था, तो मैं वहाँ लेक्चर लेके आता था, तो बच्चे मुझसे हमेशा पूछते थे, सर हमको मेंसेस नहीं आ रहे, हमको ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। लॉकडाउन पीरियड में मैं बता रहा हूँ, मैंने यही सब दवाई दिया, रस पचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, सिंपल सिंपल दवाइयों से नेक्स्ट जो पीरियड आए वो अच्छे से ठीक आने लगा। तो इसीलिए, और ये जो आहार और विहार, उसमें चेंज कराना है तो हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? शशि मैम कुछ बोलिए।
सर मैं वही कह रही थी इनके केस में, एक तो बच्चे का देखे पहले उसका रात्रि जागरण तो नहीं है जैसे आजकल के बच्चों की खूब बढ़िया बढ़िया होती है, 12-1 बजे सोते हैं मोबाइल यूज करने के चक्कर में और सुबह लेट उठते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की वैसे ही गड़बड़ रहती है, तो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन होना या ग्रहणी दुष्टि वगैरह रहती है। तो मैम वो सारी चीजें देखें, और रजत प्रवर्तनी वटी, योगराज गुगुलू और टंकण भस्म भी अगर चलाते हैं कृष्ण तिल के काढ़े के साथ में, तो साइकिल तो ठीक आ जाएगी 1-2 में ही, या फर्स्ट टाइम में ही खुल करके अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली वो तो वहां यूज होता है जहां पर नहीं भी आ रही होती है। तो अजवाइन का काढ़ा वगैरह से भी अकेले आ जाती है, कृष्ण तिल के काढ़े से भी। लेकिन जो असर आपने बताया रसपाचक रक्तपाचक वगैरह, ताप्या दिलाओ नवाया स्रव, इस तरह की चीजें जो रस धातु पर या रक्त धातु पर काम करे, क्योंकि रस का उपधातु है आर्तो, तो वहां पर जब काम करेंगे तब रिजल्ट आएगा। और साथ में नस्य वगैरह जैसे मैम बोलते हैं कि थोड़ा सा तीक्ष्ण नस्य दे तो उससे भी बढ़िया होता है, तो अदरक सोरस वगैरह का जो नस्य है वो देना। और योगासन जो कराना है, खास करके जो लोअर एब्डोमेन पर काम करने वाले होते हैं, जैसे सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर अगेंस्ट उसके बाद होगा पश्चिमोत्तासन है, नुष्ट्रासन, ये 4 का पूरा सिक्वेंस है। तो इस तरीके से कराएं ओम का उच्चारण। और जब कभी भी पीरियड रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो वहां पर भ्रामरी बहुत बढ़िया अच्छा काम करता है, अनुलोम विलोम वगैरह सारी चीजें। और दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का जो पालन है वो कराना। और जब भी पीरियड के वक्त में है, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, उस टाइम ख्याल रखना है। या पीरियड आ जाता है तो कई बच्चे एक गलती करते हैं कि सर धोकर नहा लेते हैं उसी दिन, तो एटलीस्ट हेड वॉश उस दिन नहीं करना है, कम से कम 2-3 दिन बाद ही हेड वॉश करें। तो ये बहुत सारी चीजों का ख्याल करना होता है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम वही है आज की डेट में, उनको पीरियड भले आ जाते हैं बच्चों को, तो वो जो प्रॉब्लम मतलब फॉलो करना चाहिए ऋतु काल के जो भी होते हैं नियम कानून, तो उन चीजों का भी पालन करना सही होता है। और उष्ण चीजें उस टाइम खाएं, मतलब थोड़ी सी गर्माहट हो उसमें, जैसे बच्चे आइसक्रीम वगैरह या कुछ भी इस तरह की ठंडी उंडी चीजें खाते हैं या फ्रिज के आइटम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जंक फूड के अलावा इन सारी चीजों पर भी मैम काम करेंगे तब हो जाएगा मैम। जी मैम, थैंक यू। जी सर। थैंक यू मैम। हरिहर सर। जी मैम। हरिहर सर कुछ आप बोलना चाहते थे? आपका उस वक्त माइक अनम्यूट था, अभी म्यूट हो गया है। कृष्णा मैम कुछ आप और शेयर करना चाहते हैं? हरिहर सर नहीं हो अगर गया आप मैम। सुन पा हाँ रहे जी। हैं। अच्छा, कृष्णा मैम का होने दीजिए, कृष्णा मैम को कुछ बोलना है क्या? बस हो गया मैम। ठीक है। हरिहर सर अगर आप सुन पा रहे हैं, हरिहर सर 75। हाँ 75 है। कुछ बोलिए प्लीज, कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। गंगवार सर कोई केस है तो बताइए। शशि मैम इनको बोलिए ना, कुछ बोले, ये लोग बोल नहीं रहे। मेरे पास पेशेंट आए हैं। जी सर, ठीक है, आप सर पेशेंट देख लीजिए। हाँ जी हरिहर सर, प्लीज। नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी सर, आपकी मेडिसिन पहुंच गई है ना, सर ने बोला। आज ही भेजा है, हाँ दो आज तीन ही दिन भेजा तो है, लग मतलब कि जाएगा। कुरियर कर दिया है सर ने, आपको मिल जाएगी। तो म्यूट नहीं हो रहा था, मैं आवाज तो सुन रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंची। अच्छा, वो मैंने इसीलिए आपको 2 बार ऑप्शन दिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ जूम के उसमें होगा या कुछ मीटिंग की आईडी मतलब सेटिंग्स में होगा, उस तरह की प्रॉब्लम, इसलिए ऐसा बस हो सेटिंग जाता का है। कुछ हो रहा था। जी सर। नवीन साहब भी आवाज अच्छी नहीं आ रही। हाँ वो तो सर नेटवर्क का इश्यू होगा। तो चलिए। दवाई आ जाएगी ना तो बाद में शुरू करके बताऊंगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी अनृता मैम, नवजोत मैम, कोई कुछ बताया? मैं शक्ति मोहन बिजलवान सर, नमस्ते सर, आपने अपना माइक अनम्यूट किया है सर, प्लीज कुछ बताना चाहते हैं? शक्ति मोहन नहीं सर। मैम, प्रणाम। नहीं मैम, वो लड़की को आपने दीपन पाचन बताया था ना, बहुत आराम आया उसको। अच्छा, थैंक यू सर। मगर दवा दवा चीनी पानी। हरिहर सर का, चलो।
अनुरिता मैम, आप और कुछ बताएंगे मैम? सीकेडी के केस में मैम कुछ गाइड करें, उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे मतलब स्टार्ट लेना चाहिए? सीकेडी के केस में जैसे कई बार होता है 30% किडनी वर्क कर रही है, 40% कर रही है, इस तरह के जो केसेस होते हैं मैम, उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए मैम? प्लीज गाइड करें मैम। मैम देखिए, सीकेडी या लिवर फेलियर या किडनी फेलियर, ये इसमें से कोई भी लेवल अगर पेशेंट को डायग्नोसिस में मॉडर्न की तरफ से लग जाता है, तो बस आपके लिए इतना ही काफी है कि उसकी रेट्रोवर्सल स्टडी, उसका जो भी पूर्व इतिहास, उसका जो भी आप हिस्ट्री निकाल रहे हैं, उस इतिहास में, उस हिस्ट्री में उसकी आहार संप्राप्ति के साथ में मेडिसिन की और व्यसन की संप्राप्ति और हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द रीजन इज दैट कि सोचिए, हमारा फुल बॉडी इज मेड अप ऑफ कैविटी। डोर्सल कैविटी जो हमारी वेंट्रल कैविटी में आता है, हमारे ब्रेन के मेनिंजेस और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस, वो कैविटी ही जी है। हमारे जी। हिसाब से क्या हुआ, आशय, हाँ, बराबर, सारे आशा है मैम। सारे आशय। क्रॉस करूंगी, एक है एक्चुअल में, एक लेडी का केस है, तो उस लेडी को 2010 में डिलीवरी हुई, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई, और 2010 में ही आईयूडी उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। आईयूडी इंसर्ट होने के बाद में एट दैट टाइम शी वाज हार्डली 29 ईयर ओल्ड। उसके बाद से नाउ शी इज 41 ईयर ओल्ड। कनाडा की पेशेंट है तो यहीं की, मतलब पंजाब की, वहां बात जाकर प्रकोप। बसे हैं, और शादी के 2-3 साल पहले वहां पर बसे हैं, मतलब पेरेंट्स गए थे तो अपने गए थे, फिर वहीं पर शादी ब्याह सब कुछ किया था। मेरा कहने मतलब हो सकता है 2005-6 में गए होंगे। तो आईयूडी गया तो उसके बाद से उनको कभी पीरियड नहीं आया। तो 29 की एज से समझ लो 41 की एज, तो करीब 12-13 ईयर से उनको पीरियड नहीं आया। और हर बार क्या करते हैं वो लोग, आईयूडी निकालते हैं, आफ्टर 5 ईयर फिर से उसको इम्प्लांट मतलब इंसर्ट कर देते हैं उनके अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि बेबी होने के कुछ टाइम बाद ही जब उनको कुछ प्रॉब्लम उन हुई थी, शायद हाँ पैर में चकत्ते उकत्ते पड़ने लगे थे, और एनर्जी लेवल वगैरह लो रह रहा था, तब उन्होंने टेस्ट वोस्ट कराया होगा जो भी वहां पर, तो हुआ कि किडनी उनका बहुत कम काम कर रही है। और तब से ही उनकी 30-40% किडनी काम कर रही है। उनको पता नहीं कौन सा सिंड्रोम करके डायग्नोस करके छोड़ दिया था। और अभी पेशेंट को ड्राई माउथ भी बहुत ज्यादा रहता है, ड्राई आईज रहती हैं। तो ड्राई आईज के लिए उन्होंने लोअर कंजक्टिवा के पास में कुछ वायर टाइप का भी डाला हुआ है पेशेंट के। बेसिकली एक प्लेग जन्य संप्राप्ति में कंप्लीटली उनको पानी का इनपुट कम लेने के लिए बोला होगा। पानी का इनपुट कम लेने की वजह से क्लेद वहीं पे रहता है। उष्ण तीक्ष्ण गुण से जो भी पित्त प्रकोप या वात का जो भी रुक्ष गुण है, वो बढ़ने की, दोनों में से कौन से हेतु देख के उनको जो प्यास जो लगती है, तब उनको पानी नहीं मिलता है। श्वेत के लिए कोई मार्ग, जो हमारे जो रोमकूप है उससे जो श्वेत निकलना चाहिए, उसके लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होता है। जिसकी वजह से आप देखिए किडनी फेलियर के पेशेंट को जब भी आप स्किन को हाथ लगाएंगे, एकदम रफ स्किन होती है और पिपासा रहता है, गले में शुष्कास्यता रहता है, ये सारे लक्षण रहते हैं। तो वहां पे सबसे पहले आपने त्रिफला घृत है या जो भी स्नेहपान है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और पानी जो भी है, जैसे मैं सिद्ध जल बताती हूँ किडनी फेलियर के पेशेंट को। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, आपकी केस बता रहे थे आप उस इसमें, तो तो मैम वो उसमें डिटेल हेतु में। मुझे दो ही चीज नजर आया है। एक तो आईयूडी जब से इंसर्ट हुआ तब से पीरियड नहीं आए, तो करीब 12 साल का वो बॉडी का कचरा बॉडी के अंदर रहा। मतलब 29 की एज में अगर किसी को मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड नहीं आते हैं, तो एक तरीके से यूट्रस के फंक्शन में काफी कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो उस आईयूडी की वजह से हुआ या किस वजह से भी हुआ, तो वो तकलीफ एक है। दूसरी बात है कि पेशेंट का जब मैंने हेतु ज्यादा निकालना शुरू किया था, तो अधिकतर उनका ये था कि शी इज हेल्थ केयर वर्कर इन कनाडा। तो पेशेंट रात में जल्दी ही सो जाते हैं 10-11 बजे, कभी काल को लेट होता है। वैसे तो मैंने एक दिन नोटिस किया, मैंने मैसेज डाला था तो उन्होंने चेक नहीं किया था, तो मुझे लगा नहीं सुबह हो सकता है छुट्टी वाले दिन, जैसे फॉरेन में कल्चर होती है ना, सैटरडे संडे बहुत लेट उठना, तो वो सब चीजें चलती होंगी। और उस दिन थोड़ा एक हेतु निकला कि हाँ सुबह पराठा खाते हैं, मतलब पराठा चाय लेते हैं। एक दो ऐसे हेतु निकले, बहुत ज्यादा वैसे हेतु तो नहीं निकले जैसे इंडिया में निकल जाता है कि भाई मेल के केस में कि अल्कोहल लेता है या नॉन वेजिटेरियन है। पेशेंट वेजिटेरियन ही है, खाने पीने का उनका था कि हल्का था। तो उसमें मुझे ज्यादा चीजें एक्चुअली उनका मेन हेतु मैं नहीं निकाल पाई। और जब मैं हेतु नहीं निकाल पाई तो बहुत अप्रोच भी नहीं कर पाए उनको, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं रहता है, और गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि मैंने उनको थोड़ा सा दीपन पाचन उल्लोमन अभी बोला हुआ है, और स्वर्ण साधित जल वगैरह इस तरह की चीजें कुछ कुछ बताई हुई है, नस्से वगैरह लेने को बताया हुआ है। तो मुझे था कि जब ऐसा केस है और मतलब हो जाता है कि 30% अगर किडनी वर्क कर रही है, तो ऐसे केस में हम कैसे सोचे कि हमारा, क्योंकि
पुनर्जीवन तो आयुर्वेद में है, तो ऐसे केस में कैसे पुनर्जीवन के बारे में सोच सकते हैं पेशेंट के? मैडम हमारे इसमें डायरेक्टली यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड टू वृक्क नहीं बताई गई है, ये तो आपको हाँ मालूम है बराबर हाँ ना। जी, हाँ जी। मैं बट आशय की बात कर रही थी और कैविटीज की बात कर रही थी, तो उसमें से डोर्सल कैविटी मैंने जैसे बताया कि ब्रेन के मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड है जो अस्थि धातु से आवृत रहता है, जिसकी वजह से सेफ्टी रहता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो डोर्सल हमारा कंपार्टमेंट है या कैविटी है दैट इज इनकोडेड इनटू वर्टिब्रास, तो स्पाइनल कॉर्ड भी सेफ्टी में है और पूरा जो स्कल के अंदर हमारे मेनिंजेस रहते हैं, हमारे ब्रेन रहता है, तो वो भी सेफ्टी। वहां अस्थि धातु का आवरण है जो कठिन है। लेकिन हमारे यही वेंट्रल कंपार्टमेंट जो आप लेते हैं, जहाँ पे वैसे छोटी छोटी कैविटीज को छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेन कैविटीज है थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, इसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सस्पेंडेड है। और इन ऑर्गन्स में क्योंकि ये सबसे बड़ा आशय मतलब पेरिटोनियल कैविटी एक सैक है, उस हाँ सैक का हाँ। जो भी सीरस मेम्ब्रेन है वो उसका प्रोटेक्शन करता है। बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम कि भाई जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो विवर है, जो हमारा मध्य कोष्ठ है, उसमें अगर जो संरचनाएं भगवान ने रखी थी अगर उसको मेजेंट्री से नहीं पकड़ा होता इंटेस्टाइन्स को, या फिर जो हमारी विसरल पेरिटोनियम जो पकड़ के रखती है, जगह पे स्थित करके रखती है, वो सारी चीजों का आवरण देखिए कफजन्य संप्राप्ति है। सीरस मेम्ब्रेन मतलब कफज है, और ऊपर से मेजेंट्री वगैरह जो है, जो पेरिटोमेंटम है या बाकी का चीजें, वहां पे भी आप मेद का संचिति देखते हैं मैडम। और मेद हाँ हाँ घानम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावनम च। जब भी हाँ। पेट में कोई भी इंफेक्शन रहता है, जब भी इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी इंफेक्शन रहता है, वो इंफेक्शन ड्रेन आउट होता है ओमेंटम में पहले, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। और आप कितना भी लीन बॉडी, मैं मेरी 2-3 डेड बॉडीज जो कैडेवर्स है, मैं आपको उसका पिक्स भेजूंगी तो आप देखिएगा, एकदम लीन कैकेक्सिक बॉडी, लेकिन उसका ओमेंटम पूरी तरह से मैम थोड़ी आवाज कटने लगी मेद बीच से में पूरा थोड़ी देर। आवृत है, मतलब बहुत या जो हमारी मॉडर्न की हाँ मैम, मेद की मेरी कंसेप्ट। पेशेंट भी लीन एंड थीन है एक्चुअली। हाँ मैडम, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। तो आपका मेदावृत जो भी कुछ लक्षण होंगे, जो भी उसकी संप्राप्ति होगी, जो सबसे पहले उसके मेद धातु को दुष्ट की होगी, वो वाला चीज आपके इसमें कितना है। ये किडनी की 30% जो जीएफआर दिखाता है, वो रीनल ट्यूबल्स कितने बचे वो दिखाता है। आपको हाँ रीजनरेशन वहां जाके पर्टिकुलरली उस सेल्स का रीजनरेशन रैंडोमिकली आप करने की बजाय उसका सोर्स कहाँ पे है, ये सारा इन्फेक्शन कहाँ ड्रेन आउट हो रहा है, उसकी पक्वाशयगत कौन सी संप्राप्ति है। अगर पक्वाशयगत संप्राप्ति उसकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप कितना भी गोक्षुर देखिए, काफी लोग बोलते हैं हमने गोक्षुरादि बोल दिया, पुनः बोल दे दिया, आभाग और ये सारी चीजें दीपन पाचे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आप ये देखिए तो उससे पहले दृष्टि कहाँ पे है, गेटिंग। अगर वहां पे मेद दृष्टि, तो उसके पहले कि आपको रस पाचक, रक्त पाचक, मेदोपाचक, ये चीजों के साथ में दीपन पाचन देना है, दीपन पाचन आहार्य भी देना है। वो जो भी कोई पानी ले रहा है उसको दीपनीय द्रव्य से या फिर जो पंचकोल है उससे सिद्ध करके दीजिए। मैं धानी जीरक पांट बताती हूँ हाँ, इस मैंने अभी तरीके से धाने जीरक उसका। पांट ही बताया। मैंने कहा पेशेंट के पास अभी कोई मेडिसिन भी नहीं है, मान लो यहाँ हाँ से हम नहीं अभी तुरंत कर सकते, तो मैंने हाँ, तुरंत ये सब चीजें उसको बताई थी। अब अभी उसने कितना शुरू किया मुझे नहीं पता, अभी मैं लूंगी उसको क्वेरी में उसका फिर पूरी से। तरह से ये लीजिए। और दूसरा सबसे मेन खान पान, पहले जो उसका हम्म जो लवण रस है वो कम करा दीजिएगा। जो बाकी का दीपन द्रव्य है उसमें दाढ़ी मास्टर या वैश्वानर ऐसे चूर्णों को ये दीजिए। द रीजन इज दैट कि उसके साथ में जैसे जैसे पेशेंट को आप दीपन पाचन करेंगे, पक्वाशय अच्छा होगा, तो उसकी वजह से उसके वृक्क के कार्य में डिफरेंसेस आएगी। उसका हम्म क्लेजन संप्राप्ति कम होगा, उसका यूरिन हम्म आउटपुट बढ़ेगा। उसको अगर हम्म बिना डायलिसिस का आपको ठीक करना है, तो ये इतने फास्ट काम जब होते हैं तो उसका वो कैलकुलेशन जो मॉडर्न के हिसाब से चलता है, उसकी बजाय उसका पिपासा और उसका जो क्षुधा है, वो दो चीजों पे आप काम करिए। और वो जैसे वो चीज बढ़ती है, आप सिद्ध जल देते हैं या फिर आप दाने जीरक फांटा देते हैं, उससे उसका जो भी यूरिन आउटपुट के लिए उसको जो चाहिए वो पानी मिल जाता है। जैसे मूत्र निर्मिति तैयार होती है, फिर वहां पे आपको मूत्रल कार्य करना है, वहां पे मूत्राघात है, मूत्राघात के प्रकार में कोई श्रोतावरोध जन्य संप्राप्ति है, तो भी सीकेडी में पेशेंट जाता है। काफी जगह पे देखिएगा आप रीनल सिस्ट, कॉर्टिकल सिस्ट मिलती है काफी जगह पे। इवन मेरे पास में अभी एक पेशेंट है, उसका कंप्लीट कैल्सिफिकेशन ऑफ कैलाइसिस है। तो वहां पे 101% जब श्रोतावरोध है, तो आप कितना भी बाकी का चीज है, आपको वो श्रोतावरोध दूर करना पड़ेगा। वहां पे बस्ती का प्रावधान करना पड़ेगा, मात्रा बस्ती देना पड़ेगा, यमक स्नेह देने के लिए बोले हैं, जो भी हमारी मूत्रल द्रव्य से सिद्ध जो है
वो स्नेह देके देखिए, लेकिन योर कैलकुलेशन ऑफ दोषास एंड सप्तधातु दृष्टि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हेतुस आर स्पॉइलिंग, हाउ, किस तरीके से वात प्रकोप हुआ है, कौन से गुण से हुआ है, वो ट्रीटमेंट में दीजिए मैडम। वरना आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो एकदम बढ़िया है, लेकिन उसका हेतु चालू रहेगा और आपने चंद्रप्रभा गुग्गुल भी दे दिया, आपने गोक्षर भी दे दिया, आपने फांट भी दे दिया, लेकिन उसको हाँ रिजल्ट मैम, नहीं एक मिला। हेतु और है उसको। एक हेतु क्या है, जो भी है 3 या 4 साल से वो एंटी कैंसरस मेडिसिन पर है और 2 बार मैडम बायोप्सी हो सबसे बड़ा चुकी है। हेतु हो गया ये, सबसे हाँ बड़ा हेतु हो गया। अब वो जो भी कैंसर के जो भी ड्रग है, उस ड्रग का नाम निकालिए, उस नाम के ऊपर आपको उसका ग्रुप पता चलेगा, और वो कैंसर ड्रग, केमो ड्रग जो रहता है, वो जिस भी कैटेगरी में आता है, उसका डिसिमिलेशन, उसका जो भी डिसइंटीग्रेशन उस केमिकल का किडनी लिवर के ऊपर है, तो ये एमकेडी हुआ, मेडिसिन नहीं, इंडस्ट्री पेशेंट ने ये निकली। भी नहीं है कि पेशेंट को कैंसर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको एंटी कैंसरस मेडिसिन पर उन्होंने 3-4 ईयर से चलाया हुआ है। हाँ और तो मैडम मैं यही तो बोलती हूँ ना, काफी लोग देखिए पेन किलिंग में और बड़ी बड़ी बीमारियों में मेथाट्रेक्सेट और ये सारी चीजें देते हैं। तो इसका मतलब मैडम आप उसको जो भी दे रहे हैं, उस इसमें आपको शोधन भी करना पड़ेगा और बस्ती भी देना पड़ेगा, तब जाके उसका जीएफआर चेंज होगा, क्योंकि उसकी किडनी काफी हैम्पर्ड हुई होगी। वो ड्रग को ये नहीं पता चलता है कि इंडिकेटेड था कि नहीं, उसको कैंसर था कि नहीं। द मोमेंट बॉडी हैज अपद्रव्य इनटू देयर बॉडी, द बॉडी ट्रीट्स इट एज अ टॉक्सिन, एज अ फॉरेन बॉडी, और वो कोई उसके अगेंस्ट उसके जो भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, जैसे हम उसको आम की संप्राप्ति बोलो या फिर टॉक्सिन्स बोलो, तो उस तरीके से उसका डेवलप हुआ होता है। तो वहां पे संप्राप्ति भंग करने के लिए आपको और थोड़ा, जिसका व्यवहारिक विकास ही ज्यादा है, ऐसे द्रव्यों को इस्तेमाल कीजिए, जो अपनी ये कॉम्बिनेशन में, जो हमारा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुचि, यष्टि, गोखरू, पुनर्नवा के साथ में आप दीपन पाचन द्रव्य अच्छे से दीजिए। विदाउट रसपाचक रक्तपाचक आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अभी वो यहाँ तो है पे मैम, आपको मैं ये जो चीज पूछ रही हूँ कि पेशेंट को जब ऐसा कुछ था नहीं, तब हम्म, उन्होंने एंटी कैंसर ड्रग क्यों चलाया? दूसरी बात, 2 बार बायोप्सी हुई, पेशेंट को कोई रिपोर्ट नहीं बताया। कोई भी ब्लड की ये बात रिपोर्ट होती है, पेशेंट को कनाडा में कुछ भी कन्वे नहीं किया जाता है। मतलब मैडम और सिर्फ जैसे कनाडा में नहीं है, हमारे इंडिया में भी नहीं कन्वे किया जाता है, नहीं किया जाता है। मैम, द एटलीस्ट रीजन हम लोग को उसका तो हर चीज की सोल्यूशन उनके रिपोर्ट पास मिलती है। हम्म, उसके ऊपर बा- डिस्कशन कहाँ होता है मैम? देखिए आप, नहीं आजकल नहीं। 80% लोगों के फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर आ रहे हैं, कोई हाँ उसके ऊपर बोलता है मैडम? सब कुछ नॉर्मल बोलता है, पीसीओडी को हाँ, बोलते वो हैं, बोलते हैं, एडीडी तो जैसे बहुत मैं अभी कॉमन बता है। रही हूँ कि वो जो बच्चे का केस था, जो मैम आपसे मैंने डिस्कस किया था, उस बच्चे की लीवर रिपोर्ट में वाला। हेपेटाइटिस ए और ई दो के टेस्ट कराए, ई नेगेटिव था, ए पॉजिटिव था। बट उन्होंने बोल दिया था उन लोगों को, गार्जियन को, कि सब कुछ ठीक है, ले जाइए बच्चे को। तो इसीलिए अभी बच्चे को जैसे बीच बीच में बुखार फिर से हो रहा है, तो मैंने कहा अगर आपका इतना हुआ है तो एक बार दिखा सकते हो। तो इसलिए मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा आप गए? कहे नहीं गए, क्योंकि जब उन लोगों ने बोल दिया सब ठीक है। तो मैं वही कह रही थी कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो इंडिया में इस तरह की मनमानी करते हैं, वो तो मुझे पता है। और फैटी लीवर ग्रेड 1 को तो मान कर चला जाता है कि भाई सिटिंग जॉब होती है, तो फैटी लीवर ग्रेड 1 तो आना ही है, तो इसका तो कोई वो नहीं है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स का इंतजार करते हैं, जब तक वो मतलब इस कंडीशन पर नहीं आ जाए कि हम सर्जरी परफॉर्म करें या कुछ और बड़ी मतलब सिस्टम कर सकते हैं, तब तक वो बोल देते हैं ठीक है, जाइए आप, रहिए ऐसे। जैसे मेरा एक इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट था, तो 2 साल पहले उसको यही बोला कि ठीक है, फिर अचानक बोला कि नहीं, सर्जरी करनी पड़ेगी। और फिर हर किसी, उन्होंने 2-3 ओपिनियन ली, फिर उन्होंने तुरंत कर दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो करते हैं वो लोग। ये इतना ज्यादा, आपको क्या हम्म बताऊं, ये इतना बड़ा टॉपिक है, और आपकी जो पेशेंट है वो हम्म। आप इस लेवल पे ज्यादा जल्दी ट्रीट कीजिएगा, उसकी ग्रहणी दृष्टि भी होगी, ग्रहणी दृष्टि के साथ में पकवाशय अवरुद्ध होगा, और उसकी जो मैम, भी उसके आंसू भी नहीं आते हैं, इतना ड्राई आईज है कि उसके हाँ, आंसू नहीं आते। जब वो मेरे से बात करने चली ना, तो पहले उसका चेहरा देखकर ऐसे लगा कि जैसे पूरा रो देगी। 4 साल तो के एंटी कैंसर ड्रग ने उसके शरीर में तीव्र रुक्षता बढ़ाई है, जिस वात रुक्षता की वजह से उसके रोम रंध्रों से लेके सारी चीजें अंदर से ड्राई हो चुकी है। और वही जी वजह होगा कि केमिकल ड्रग रहेगा, पानी नहीं रहेगा, पानी का इंटेक कम कर लेने के लिए बोलते हैं मॉडर्न के लोग, जिसकी वजह से किडनी के सेल्स जो है, रीनल ट्यूबुल्स जो है, वो डाई हो गए होंगे। आप यहाँ पे स्नेहपान का और बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका, लेकिन कंप्लीटली इस केस को ये करेगा। और दूसरा, उसको सरेंडर करने के लिए बोलिए, मतलब कंप्लीटली आपकी तरफ ले लीजिए, बिकॉज मैम मॉडर्न में कोई रिजल्ट नहीं है, कोई वो तो आंसर नहीं है इन पेशेंट ने सारी चीजों के अप्रोच ही लिए। आयुर्वेद इसलिए किया कि उसको शायद अब है कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, तो इस वजह से क्या मैं आयुर्वेद में बच जाऊंगी? मैंने कहा हाँ, बच जाएंगे।
और वैसे ही कोई इंसान परमात्मा नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम प्रयास करेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। मैं क्रिएट उसका यूरिया वही कितना कह है? रही थी कि क्रिएट यूरिया? मैम वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं पेशेंट को। अरे मैडम, GFR 30 है, मतलब हम्म। उसका कंप्लीटली थर्ड स्टेज किडनी फेलियर आ चुका है। उसको 4 साल जो मेडिसिन दिया तो वो शी हैज कन्वर्टेड फ्रॉम मतलब MKD इनटू अ सीवियर किडनी फेलियर पेशेंट। और वहां पे अगर उसको ये नहीं दिया जाएगा तो फिर आगे एकदम कॉम्प्लिकेशन में जाने के बाद में सीधा डायलिसिस इंडिकेट करेंगे या फिर ट्रांसप्लांट इंडिकेट करेंगे उसको। हाँ, जो वही है ना, तो पेशेंट को क्या होता है, वहां पर चीजें बता दी जाती है, रिपोर्ट हाथ में नहीं दी जाती है। उनका होता है कि सिस्टम वो चला जाता है फाइल वहीं पर। तो अब जो भी है, मुझे उतना सारा उसका नहीं पता है, लेकिन मुझे वही था कि ऐसे केस को, चूंकि पेशेंट डिस्टेंट पेशेंट भी है, तो डिस्टेंट मतलब इतना दूर है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए ऐसे केसेस में, ये था मैम। नहीं, आपका बिल्कुल बराबर है कहना। जो भी है आप हम्म। इस केस को बहुत अच्छी तरीके से त्रिदोषात्मक संप्राप्ति में से तो ये करिएगा ही, सॉल्व करिएगा ही, लेकिन आप जो बता रही है उसको, इसमें MKD ही होगा ये, क्योंकि मेडिसिन इंड्यूस्ड ही बहुत जल्दी रुक्षता बढ़ा के सब चीज करता है। और मैं ऐसे किडनी फेलियर के पेशेंट में यूजुअली मात्रा बस्ती पे बहुत ज्यादा ध्यान, सबसे पहले तो दृष्टि निकाल के कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है। उस स्रोतस में अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ ओनली मेदो है, मेदोपाचक शुरू कीजिए। अगर रस रक्त है, यहाँ पे दिख ही रहा कि रस रक्त की दृष्टि फैली हुई है, तो वहाँ पे रक्तपाचक रसपाचक से ही शुरुआत कीजिएगा। जो खाना दे रहे हैं उनको उस खान पान में भी चेंजेस करिएगा, जिसका भी मधुर कषाय और तिक्त रसात्मक जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजों की वजह से उनका पित्त भी नहीं ये होगा। और दूसरा चीज स्निग्ध द्रव्य जो है वो आप गोक्षुरादि घृत है या फिर यमक स्नेह है, या फिर मैं ऐसे वक्त में अगर आपको लगता है कि ग्रहणी दृष्टि बहुत सीवियर है, पक्वाशय दृष्टि बहुत ज्यादा है, तो आप वहाँ पे जो मैं बताती हूँ बकरे के इसका इंटेस्टाइन का बस्ती जो रहता है वो भी बहुत अच्छा फायदा देता है। लेकिन यू शुड नो कि वेयर शी स्टैंड्स इनटू, कैसी उसकी संप्रा, मतलब वो सिर्फ भूख नहीं लग रही है, कम यूरिन हो रहा है और उसके बाद में CKD में गई है, या फिर उसने 4 साल ड्रग लिए तो उस वक्त में उसका यूरिनेशन कम हुआ, UTI हुआ, उसको बुखार हुआ, वो संप्राप्ति का पूरा हिस्ट्री लीजिए। एट हाँ, वो प्रेजेंट वो मैंने मैम 30। पूछा था, पर ज्यादा चीजें नहीं निकली थी। तो मैंने ऑपीडा किसने जबकि उसको बोल दिया था, मैंने कहा कोई भी मूत्रगत विकार हो तो उसमें अष्टांग में भी है, चरक में भी है, कोपीडा किसने बहुत काम करता है, तो मैंने 1 स्पून से बोला था घी शुरू करने को। तो लेकिन वैसे दीपन, तो उनका दीपन पाचन हुआ था क्या? वो कैसे था उनका प्रॉपर, उनको मोशन एंड यूरिनेशन ये हुए थे क्या? हाँ, उनका दूसरा चीज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, यूरिन का भी उनका ठीक ठाक सही रहता है। तो यूरिन में भी, हाँ, यूरिन में सिर्फ एक चीज उनके है, यूरिन में उनको झाग आता है बहुत ज्यादा। झाग है, फेनिल है, तो इसका मतलब वहां पे जो भी है वातजन्य संप्राप्ति होनी ही चाहिए। हाँ। और तो अगर वो ऐसे चीजें, है तो कॉन्स्टिपेशन उनको बिल्कुल नहीं था। मैंने इसीलिए जीरा धानिक फंड के अलावा मैडम, और ये भी 1-2 पेशेंट चीजें अभी बताई आपको थी घर। ट्रीट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? क्रिएट यूरिया और प्रोटीनूरिया आप फाइंड आउट नहीं करेंगे? अब मैम वही तो वहां का प्रॉब्लम है कि कुछ भी उनका वैसे होता नहीं, तो मैंने बोला भी, उनको शायद आना भी था, मैंने कहा भाई आ जाओ इंडिया एक बार एटलीस्ट, आना ही यहाँ पड़ेगा सारे मैडम, अगर टेस्ट। आपको उनको चिकित्सा देनी है। आप सिर्फ हम्म। द्रव्य चिकित्सा या शमन चिकित्सा पे इस पेशेंट को कॉन्कर ही नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छा शोधन, मैम। आपको बस्ती। हम्म। ऐसे कि पेशेंट को अगर बस्ती देना हो तो मैम बस्ती कौन सा ऑयल इसके लिए सेलेक्ट करें, मात्रा बस्ती के लिए? मैडम, अगर आपको रुक्षजन्य संप्राप्ति लगती है, रुक्षता लगती है, तो आप वहां हम्म। पे क्षीरबला यूज कीजिए, लेकिन उसका कम से कम द्विपाकी अच्छा, क्योंकि मार्केट में तो सिंगल वाला ही आता है ना मैम। या पंचपाकी रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा तो 2 बार अच्छी तरह से उबाल के, मतलब प्योर इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू सी दैट की, बिकॉज आप मतलब रीजनरेटिव इसमें GFR आपको चेंज करना है, किडनी फेलियर से उसको बाहर निकालना है, तो आप वहाँ पे त्रिफला सिद्ध भी, जो गोक्षुर त्रिकंटक जिसे बोलते हैं, तो हम्म। गोक्षुर सिद्ध घृत का भी इस्तेमाल कीजिए। यमक स्नेह भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। और दूसरा चीज, दीपन पाचन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत फाइन। आपकी दीपन पाचन ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ एक्शन से, ट्रीटमेंट से हटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी, फिर हाँ उसके जी। साथ में उसका कैसे पोर एपिटाइट है या वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह मैम कुछ नहीं है ना? भूख उसको शुरुआत से ही कम लगती है, ज्यादा वो नहीं खाती है। वैसे तो उसने बोला कि रोज खाना फ्रेश बनाकर खाती है, क्योंकि फॉरेन कल्चर में आपको ये भी पता है कि लोग बनाते हैं 15 दिन तक उन चीजों को कंज्यूम करते रहते हैं। तो हम्म, वो सब सारी तो हेतु नहीं मिले हैं उनका।
तो उन्होंने बोला कि फ्रेश बनाते खाते हैं, पर अब किसी और के थ्रू इंक्वायरी हो थोड़ा बहुत तो पता चले। तो यही चीजें थी, तो उसमें मुझे सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में आया कि पेशेंट को एंटी कैंसरस ड्रग क्यों डाली गई, और कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी चीज की कोई कोई चीज रिपोर्ट होगी नहीं है। मैडम, आप वहां पे देखिएगा कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स होगा ऐसे। बिना किसी वजह के केमिकल मतलब कैंसर ड्रग यूज करने के लिए बहुत ज्यादा ये लगता है, बिकॉज दे वेरी वेल नो कि इसका साइड इफेक्ट लिवर और किडनी पे है। उसका एलएफटी भी देखिएगा आप, एलएफटी भी देखिएगा, ठीक है। बिकॉज ये किडनी डिसीज में है कि ओनली किडनी इन्वॉल्व है, इसके साथ में और भी कुछ बाकी का चीज इन्वॉल्व अगर होता है और मेटास्टेसिस वगैरह कुछ ऐसे फाइंडिंग होती है, तो ब्लाइंड गेम पे मत जाइए कि कोई रिपोर्ट नहीं है वो देते नहीं है। आप अपने पास में बुला के उनको दोनों भी जगह पे करिए, क्योंकि जब भी जेएफआर आपको चेंज करना है तो उसके पहले ये होना चाहिए कि वहां पे वृक्कजन्य जो भी संप्राप्ति है या फिर यूरिन मूत्र व स्रोत से रिलेटेड उसके जो भी हेतु है, वो अग्नि से रिलेटेड है, पक्वाशय से रिलेटेड या श्रोतावरोध से रिलेटेड है, उस कारण के ऊपर आपका काम होना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ जो इसका एचबी और वो बाकी का दिखेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर उसके 30% यहाँ तक उसके रिन्यूएबल्स कम हो गए तो उसका एचबी काफी कम हो जाएगा। सेल्युलर जो रीजनरेशन है बहुत कम हो जाता है, और जो फ्लूइड पास होता है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि ग्लोमेरुलस में जो भी सारा चीज होता है, कैसे समझिए कंप्लीट सिस्टम वहां पे पूरा स्रोतस है ना वो। हाँ जी, हाँ उस जी। लेवल पे आप पेशेंट का ये करिए, उसका पानी का मात्रा चेंज कर दीजिए, उसकी यूरिन आउटपुट कितना है, उसका प्रोटीन हो जाएगी, ये सब मालूम होना चाहिए मैडम। ऐसे ब्लाइंड गेम में सिर्फ ड्रग पे मत ये करिए, नहीं बिकॉज मैम, ये मैंने अभी उसको कुछ नहीं, अभी तो उसने चूंकि फर्स्ट टाइम वो किया था तो मैंने एक सिंपल सोच जो चीजें हैं वो करी। फिर मेरे को था कि नहीं मुझे मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, मुझे आपके ब्लड टेस्ट के अलावा आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज चाहिए। मैंने ये बोला तो हुआ है, अब मैं उनको रिटर्न फॉर्मेट में देती हूँ कि एटलीस्ट मुझे इतनी चीज आप प्रोवाइड कराइए, फिर बात करते हैं। क्योंकि इस तरह के जब केसेस हैं आयुर्वेद पर बहुत जल्दी ब्लेम आता है, तो मुझे पता है, इतना तो मैं ख्याल रखूंगी। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं आपसे फिर पूछूंगी इस केस में मैम। थैंक यू मैम। और किसी को भी कुछ पूछना है, अमृता मैम से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी हेलो मैम। हाँ हाँ मैम, जी मैम, नमस्ते मेरा मैम, एक नमस्ते मैम, बोले हाँ मैम। हाँ जी नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा बता रही, डिस्कशन हो रही थी, अच्छा लग रहा था सुन के मैम। एक ना मेरे को हमेशा ही डाउट भी रहता है, जैसे पेशेंट्स को मैं देखती हूँ तो ये रहता है कुछ पेशेंट्स की जैसे जठराग्नि लेवल पे उनकी भूख बहुत अच्छी रहती है मैम, बट फिर भी उनको कोई न जैसे कुछ भी बीमारी है तो धात्वग्नि लेवल पे जाके उनका कुछ ना कुछ विकृति है। तो मैम ऐसे पेशेंट्स को जैसे खान पीन की चेंजेस के लिए कन्विंस नहीं होते, रेयर है, मतलब मेरे को ये ऐसा हो जाता है। तो मैम ऐसे पेशेंट्स में जैसे बट जैसे हमारे शास्त्र में भी है कि जठराग्नि लेवल के ऊपर ही धात्वग्नि लेवल का बल जो है वो निर्भर करता है। तो मैम ऐसे केसेस में कैसे थोड़ा हम प्रोसीड करें, विचार किया जाए, थोड़ा प्लीज बताइए। मैम देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि उनका अग्नि अच्छा है, भूख अच्छा है, और फिर भी अगर उनको खाना खाने के बाद में हेवीनेस लगता है, बॉडी में अंग गौरव है, बॉडी जी में जी फ्रेशनेस नहीं है, सुबह उठने के बाद में काम करने का, तो सीधी सी बात है सर मैडम, उनका जो अवस्था पाक में से पूरी तरह से जो अच्छी तरीके से एकदम ग्रहण करने योग्य सारी धातु साम्यता निर्माण करने वाली जो आहार रस की निर्मित है, वही नहीं हो पा रही है। ये उनको बताना होता है, जी उनको कन्विंस नहीं करना होता है, क्योंकि वो आहारश पथ्य अगर पालेंगे तो भले वो भूख उनकी अच्छी रहती है मैडम, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपने उनको जो भी है थोड़ी देर के लिए ही वो भूख रहती है, और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ खा लेते वो शमन हो जाती है। हमें भूख ऐसी चाहिए, एक्चुअली हमें चाहिए अग्नि का, जाठर अग्नि का बल चाहिए। जाठर अग्नि का बल मतलब जो भी खा रहे हैं उसमें से तीनों अवस्था पाक अच्छे से होनी चाहिए, कोई भी अजीर्ण या कोई भी आम की निर्मित नहीं होनी चाहिए, और एकदम प्योर आहार रस निर्माण होने के बाद में जो भी रस रक्त धातु और आगे के जो स्थायी और पोष्य जो विभाजन होते हैं वो कार्य अच्छे अगर हो रहे हैं तभी आप उसको अच्छा अग्नि बोलिए। अच्छा अग्नि मतलब सिर्फ अच्छी भूख लगना नहीं है मैम। ओबेसिटी वाले पेशेंट जी को भी बहुत अच्छी भूख लगती है, ही इज ऑलवेज हाँ जी फॉन्ड ऑफ बिल्कुल। मंचिंग,
जो लोग स्ट्रेस मैम में रहते इसका हैं उनको मतलब तो ये हुआ कि जो भी पेशेंट बन के आएगा उसकी ये तो विकृति होगी ही हुई, भले वो नॉर्मल खा रहा है, वो कह रहा है नॉर्मल भूख है। वो मैडम उसके, हाँ, काफी लोग ना हिस्ट्री टेकिंग में ये करते हैं। सर का केस पेपर आप देखिए, सर के हाँ केस जी पेपर में अब अरविंद पाठक सर ने जो केस फॉरवर्ड किया है केस पेपर, उसमें जी कितने अच्छे तरीके से खाना, मोशन होता है तो खुद ब खुद होता है क्या, पानी पीने के बाद में होता है क्या, चाय पीने के बाद में होता है क्या, कब भूख लगती है तो भूख, मतलब वो सारी चीजों में आप अपना क्वेश्चनर रेडी रखिए। उस क्वेश्चनर जी में आप उसको इतना भी पूछ लेते हैं कि अगर आपने सुबह 2 चपातियां खाई और उसके बाद में अगर आपको वड़ा पाव या कुछ चीज दिख जाती है या कुछ भी आती है, आप वो भी खा सकते हैं क्या। जिस व्यक्ति को मैडम अपने अग्नि का फिक्र होता है ना, वो अपनी कोई भी फेवरेट चीज आ जाए, एक बार खाना हो जाए तो वो उसके 3 से 4 घंटे के अंदर कुछ भी खाना नहीं खाता है। और जो ये जी बोलता है कि नहीं मैं तो आधे घंटे में फिर से खाना खा सकता हूँ, मैं डोसा भी ले सकता हूँ, मैं जूस भी ले सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है मैडम, उसका पित्त का जो भी दूषित गुण है वो पित्त की अधिकता की वजह से, उसका मतलब इन शॉर्ट एक अग्नि बढ़ता है कि जो ओबेसिटी में संप्राप्ति बताएगी कि उसका स्रोतसों में जो भी है वो संदूषण होता है, जिसकी वजह से उसको भूख लगती है, पचन नहीं होता है, जिसकी वजह से हाँ दूषित मेद तैयार होता है। तो वैसे जब पित्त का उष्ण गुण या तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तो उसको डाइन डिमांड रहेगी कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, वो बार बार कुछ खाने के लिए मांगेगा। बट वो पचेगा नहीं, है ना, ये हाँ, हुआ कि वो विषम पचेगा अग्नि, नहीं। अग्नि को भी सॉर्ट आउट करिए, उसकी भूख को भी सॉर्ट आउट करिए कि भूख कैसी लग रही है आपको। जब भूख लग रही है तो उसके बाद में शमन कैसे होता है, खाना खाने के बाद में जो हमारे सम्यक इसके लक्षण बताए गए हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत एकदम क्लासिकल चीजें है कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई वायु का उदीरन हो गया है, अब फिर से भूख लगती है, फिर उसके बाद में शरीर में लाघव आ जाता है, ये सारी चीजें। लघुता अगर वो बता रहा है, बॉडी हल्की बता रहा है, वो काम कर सकता है बता रहा है, 101% इज डाइजेशन इज वेरी गुड। लेकिन अगर वो ये बता रहा है कि नहीं मैंने शाम को 9-10 बजे भी खाना खाया, कि दूसरे दिन मेरा गौरव होता है, सुप्ति होती है, या जो भी बाकी के लक्षण है, इस वजह से आप उसको कन्विंस मत करिए। अगर उसको ठीक होना है तो उसको सुनना पड़ेगा। जी आपको उसको अगर खाना देना है तो आपको जो भी है उसके सिद्ध जो भी मतलब हमारे जो सिद्ध योग बताए हैं या आहार विधि विशेषायतन में जो बताए हैं, जो भी 4 प्रकार के हमारे द्रव्य देने के लिए बोले हैं, आपको उसी योजना में उनको देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि पहला जब तक हजम नहीं होता है, आपकी जी बॉडी में वायु उद्दीरित नहीं होता है, आपका बॉडी में लाघव नहीं होता है, आपका उदर जो भी पूरी तरह से हल्का नहीं होता, तब तक दूसरा डाइट लेना ही नहीं है। फिर वो चाय कॉफी हो या चाय के साथ में बिस्कुट हो या फिर बिस्कुट के साथ में कोई बड़ा पाव या बाकी का चीज हो या फिर आपका चाइनीज हो रही है, एनीथिंग इज नॉट टू बी ईटन मीन्स नॉट टू बी ईटन। और इसी वजह ठीक से है जी। मैं आप जो बता रहे मैडम, मैंने इसके लिए क्या किया है, पेशेंट तो जी झूठ बोलेगा, बोलता ही है, हाँ जी वो हाँ जी बाद में फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। तो इस वजह से ना आपको एक, मैं जो 16 आवर्स का जो ये बताती हूँ कि आपको शाम के 7 के बाद में, आज शाम के 7 के बाद में दूसरे दिन सुबह के 7 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ प्यास लगे तो कोष्ण जल पीना है। ऐसे कम से कम एक 16 आवर्स का फास्टिंग अगर आप वीक में एक बार भी करते हैं, वैसे तो कंप्लीट एक दिन का फास्ट हमेशा रखना ही चाहिए। जब आपका आपके जो भी 15 दिन का पक्ष आता है और उस इसमें जो संधि काल होता है, उस इस संधि काल में अगर आपने एक दिन का व्रत रखा कि भाई अभी जी ऋतु चेंज हो रहा है और ये संधि काल में जो भी है मेरा इमीडिएटली बॉडी जो है वो चेंज नहीं कर, उस वक्त में आप पूरी तरह से एक दिन बंधन रखिए। एक दिन जो भी है जो पूरी तरह से जो हमारे बताए गए हैं पेय और यूश और ये सारी चीज उस पे रहिए। और इस तरीके से भी आप अपने को चेंज ऑफ हैबिट में कर सकते हैं, तो उसका अग्नि नॉर्मलाइज हो जाता है क्योंकि उसके हेतु रोज चल रहे हैं। ठीक है। और वो ठीक अगर है नहीं सुनेगा मैम तो वो कल को जाके उसकी संप्राप्ति फिर से अजीर्ण होगा, कोई ना कोई अजीर्ण से उसके धातु सामता होगी, धातु सामता के बाद में उसकी जो भी आगे की सारी चीजें है, उसके जो भी कार्य है उस धातु के ठीक से नहीं होंगे और फिर में लैंड इनटू एनी डिसीज। डिसीज लेवल ऐसे थोड़ी आते हैं, सबसे पहले विषमता जो आती है वो इन्हीं सारी चीजों, हमें तो जो रिजल्ट देना है भले वो डायग्नोसिस या बड़े बड़े लेवल हटे कि नहीं हटे, कैंसर का सी मार्कर कम हो कि नहीं लेवल, लेकिन हम धातु साम्य, जितना हम धातु साम्यता की तरफ अपनी चिकित्सा को बढ़ाएंगे उतना पेशेंट क्वालिटी लाइफ जीता है। और सबसे पहले मतलब उसको बेसिक तो, हाँ जी, बेसिक तो यही हो गया कि वो बिना उसके खाए जा रहा है, जो वो पच नहीं रहा है ना। बट उसे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि उसके हम जो भी कई क्वांटिटी की बजाय ना मैम, जो ये मॉडर्न का कंसेप्ट है ना, मैं क्या खाऊं
और मुझे बताइए और डाइटिशियन बताइए और डाइटिशियन के हिसाब से। मैडम ये कीटो और ये डाइट नहीं होते, अग्नि के हिसाब से जो भी है हमारा, उसके अंदर का द्रव्य बताइए। उसको मूंग दाल लेनी है क्या, उसको दूधी भुपला लेना है क्या, उसको बॉटल गॉड चाहिए क्या, उसके मसालों के अंदर उसका ब्लैक पेपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी तरफ से इंडिकेटेड होनी चाहिए, ही हैज टू टेक दैट ओनली। उसके मसाले में धनिया चलेगा, धनिया चलेगा, लहसुन चलेगा, अदरक चलेगा, शुंठी चलेगा, ब्लैक पेपर चलेगा, लेकिन मिर्च नहीं चलेगा। ये आपको उसको बताना है, ताकि उसका जो आहार जाए वो भी अग्नि दीपन ही करे, वो भी पाचन नहीं करे। ठीक है ना। उसको अगर दाल पीनी है तो भाई रसम करके पी, ठीक है ना। अगर तुमको खाना ही है तो उसको रसम करके पिएगा, तो उसका जो कुंकम है या जो भी उसका अग्नि ये करने वाला है। मैं ऐसी सारी योजनाएं करती हूँ मैम। ये वजह से ना मैं सामने वाले को चांस ही नहीं देती कि तुम्हारी चॉइस है। और अगर तुमने बेकरी खाया, बाकी का जंक खाना है, बाकी का, लीव द ट्रीटमेंट एंड एक्सेप्ट। 2 या 3 साल में कुछ ना कुछ लेवल तो लगा के ही आओगे तुम, और आना आयुर्वेद के पास हाँ में। जी, बाकी जगह पे तो कोई आंसर है ही नहीं, है ना। ठीक है मैम, काफी डाउट मेरा क्लियर हो गया। हाँ जी ठीक है, अभी टाइम ठीक है, हो थैंक यू गया सो है, मच मैम। थैंक यू, प्रणाम। जी जी Yes. अभी